हेलो एवरीवन, आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 खनिज एवं शैल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि शैल और खनिज शैल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और शैल चक्र क्या है, और साथ ही इससे रिलेटेड पॉइंट्स को सबको हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है। पृथ्वी तत्वों से बनी हुई है। बहुत सारे जो तत्व होते हैं, खनिज तत्व, उनसे बनी हुई है हमारी पृथ्वी। इसकी बाहरी परत जो है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, पर यह तत्व ठोस रूप से और आंतरिक परत में गर्म व पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यानी इसकी जो ऊपर की परत है, जैसा हम जानते हैं भूपर्पटी जो है वो ठोस है, तो इन्हें वो ठोस है और अंदर जो तत्व हैं इसके अंतर्गत वो पिघली हुई अवस्था में इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण पर्पटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना है तथा शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थों से बना है। पृथ्वी की पर्पटी के पर जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं वो ये 9 हैं, जिसमें ऑक्सीजन वजन के अनुसार अगर परसेंट की बात करें तो 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोह जो है वो 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83% और पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09% और अन्य जो जितने भी खनिज पदार्थ हैं, जो खनिज तत्व हैं, वो 1.41% पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर या ऊपर। ठीक है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थ के निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिजों का नाम दिया गया है। मतलब ये है कि जो हमारी भूपर्पटी है, इस पर जैसे हम देखते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के हमें तत्व मतलब अलग अलग प्रकार के जो तत्व हैं, ऐसा नहीं है कि वो इतनी सारी ही इसके अंतर्गत वो पाई जाती हैं, इनके प्रकार, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो प्रमुख प्रमुख तत्व हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इनसे एक नए तत्व बन जाता है। इस तरह से जो है वो बहुत सारे तत्व हमें देखने को मिलते हैं। यद्यपि स्थलमंडल का जो निर्माण है, निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन यानी कि उनको इकट्ठा करना, मिलाना विभिन्न तरीक़ों से होता है, जिससे खनिजों के जो प्रकार हैं, उसकी जो खनिजों की जो किस्में हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें कि भूपर्पटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान की जा चुकी है। यानी कि पहचान इसमें से की जा चुकी है, लेकिन पता नहीं है अभी कितने प्रकार के जो हैं वो ऐसे खनिजों का प्रकार मतलब खनिजों की जो किस्में हैं वो कितने प्रकार की बन चुकी हैं। क्योंकि जो प्रमुख प्रमुख तत्व हैं जो आपस में एक मतलब आपस में मिलेंगे, कभी कोई सा तत्व एक दूसरे में मिलेगा, फिर दूसरा तत्व इसमें मिलेगा, तो इससे क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के जो हैं तत्व वो बन जाते हैं, और उनका 2000 प्रकार के जो तत्वों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है। लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला जो मैग्मा है वो सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा से जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है तो इसके ठंडा होने पर खनिजों का जो क्रिस्टल है वो बनने लगता है, और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैल बनाता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ तथा ये क्रमशः ठोस, तरल एवं गैस रूपों में पाए जाते हैं। यानी कि जितने भी ये जो पदार्थ हैं, जितने भी हम खनिज पदार्थ देख रहे हैं, इनका जो एक मेन स्रोत है वो है
जो पृथ्वी से लावा निकलता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे जो लावा निकलता है, उन्हें उस लावा में, क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं, तो जब ये लावा निकलता है, निकल करके ठंडा हो जाता है, फिर वो आकर के पृथ्वी पर जम जाता है, तो फिर वहाँ से जब वो ठंडा होता है तो फिर वहाँ से खनन के प्रक्रिया के द्वारा ये जो खनिज पदार्थ हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जो खनिज होता है, एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक अथवा अकार्बनिक तत्व होता है जिसमें क्या एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, यानी कि अगर कोई भी खनिज बन रहा है तो उसका जो निर्माण है वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। लेकिन कभी कभी जैसे सल्फर है, तांबा है, चांदी है, स्वर्ण मतलब कि सोना है, ग्रेफाइट है, जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं, जैसे उदाहरण के लिए ये तत्व दिए गए हैं जो कि सिर्फ अपने आप में ही खुद ही वो खनिज तत्व है, यानी कि अकेले ही वो तत्व है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दो तत्वों से मिलकर के नया तत्व बनेगा, फिर तीन से मिलकर के और 30 एक नया तत्व बनेगा। इस प्रकार से जो है वो बहुत सारे तत्व बन सकते हैं और बनते हैं। ठीक है। अगर बात करूं कि इनके भौतिक विशेषताओं की, तो भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों को संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें से क्या क्रिस्टल का जो बाहरी रूप होता है अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होता है। घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, प्रिज्म आदि, यानी कि जो जितने भी क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, तो वो जो क्रिस्टल होते हैं उनकी बाहर की संरचना कैसी है वो इस चीज़ को तय करता है। यानी कि अगर किसी भी तत्व की बाहर की संरचना कैसी है, उस चीज़ से यह पता चलता है, उस आकृति से यह पता चलता है कि इसके अंदर का जो व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था कैसी है। अगर वो कोई घनाकार है, अष्टभुजाकार है, षटभुजाकार, प्रिज्म, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर की वजह से निर्भर होती हैं। ठीक है। बात करें विदलन की, तो सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की जो प्रवृत्ति होती है वो विदलन कहलाती है। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिमाण एक या कई दिशा में मतलब कि कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर टूट सकते हैं। विभंजन की बात करें तो अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता है। क्रिस्टलीय विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। विभंजन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जो अणु होते हैं इनकी जो अंदर की जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है, और इसमें जो अणु होते हैं उनका कोई भी एक निश्चित तल नहीं होता कि यहाँ पर ही इसका ये तल है, ये इसका नीचे का है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्रिस्टल जो होते हैं उनका जो विदलन है तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूट जाता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो विभंजन कहलाती है। चमक की बात करें तो रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, यानी कि किसी भी रंग के बिना जो पदार्थ की चमक जो होती है वो प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है, जैसे क्या मेटालिक, रेशमी, ग्लॉसी आदि। रंग की बात करें तो कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं, जैसे मैलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि, तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। उदाहरण के लिए जो अशुद्धियों का कारण है वो क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, हरा, लाल या पीला हो सकता है। धारियों की बात करें तो किसी भी खनिज के पिसने के बाद बने पाउडर का रंग जो होता है वो खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है, जैसे मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर जो धारियाँ भी बनी हुई होती हैं वो भी हरी होती हैं। फ्लोराइट का जो रंग है वो बैंगनी होता है या फिर हरा होता है, जबकि इस पर जो मतलब कि जो धारियाँ होती हैं वो श्वेत मतलब कि सफ़ेद रंग की होती हैं फ्लोराइट पर। ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग जो मतलब तत्व होते हैं उन पर अलग अलग प्रकार की धारियाँ, अलग अलग रंग की धारियाँ होती हैं। पारदर्शिता की बात करें तो जिसमें कि हम पारदर्शिता में पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी की बात करते हैं, जिसमें पारदर्शी का मतलब होता है कि जब प्रकाश की जब किरणें आती हैं जिस प्रकार आर पार हो जाती हैं तो वस्तु एकदम सीधी दिखाई देती हैं, यानी कि जब प्रकाश की किरणें आईं और आने के बाद किसी भी तत्व में से वो आर पार हो गई और फिर वस्तु जो है वो बिल्कुल सीधी दिखाई दी उसमें, तो ये जो प्रक्रिया होगी वो पारदर्शी कहलाएगी। ठीक है। और
जब प्रकाश की किरणें आर पार होती हैं लेकिन उनके विस्तारित हो जाने की, उनके बड़े हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती, तो ये जो प्रक्रिया होती है वो पारभासी होती हैं। और जब प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी आर पार नहीं होती हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है वो अपारदर्शी होती है, यानी कि वो जो चाहे हम तत्व की बात करें वो जो है वो फिर अपारदर्शी होगा। अब हम बात करते हैं संरचना की। प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था महीन यानी कि छोटी, मध्यम यानी कि बीच की, अथवा खुरदरे पिसे हुए तंतु युक्त पृथक करने योग्य, अपसारी और विकिरणकारी होती है। कठोरता की बात करें तो सापेक्षिक प्रतिरोध का चिह्नित होना, 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी में कठोरता मापना। ये क्या है, ये खनिज हैं, जैसे खनिज है टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, हीरा। उदाहरण के लिए इस तुलना में जैसे नाखून होता है वो 2.5 है, तथा जो कांच होता है, कांच या फिर चाकू की जो नोक होती है वो 5.5 है। आपेक्षिक भार की बात करें तो जो दी गई वस्तु होती है उसका भार तथा बराबर आयतन के पानी के भार का जो अनुपात होता है हवा एवं पानी में वस्तु का भार, लेकिन इन दोनों के अंतर में से हवा के लिए गए भार से भाग दें तो फिर जो होता है वो आपेक्षिक भार उससे निकाला जा सकता है। तो इस तरह से जो है वो ये हमने भौतिक विशेषताओं की बात करी है। अब हम देखते हैं जो ये प्रमुख खनिज होती हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। फेल्डस्पर। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्परों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्डस्पर में शामिल हैं। पृथ्वी की जो परपटी है उसका आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। इसका रंग हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक होता है और ये चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्वार्ट्ज की बात करें तो यह रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक होता है। इसमें सिलिका होता है, यह कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा अघुलनशील होता है, यानी कि पानी में ये नहीं घुलता। ये या तो सफ़ेद रंग का होता है या फिर इसका रंग ही नहीं होता, यानी रंगहीन होता है, तथा इसका उपयोग रेडियो एवं रडार में होता है। ग्रेनाइट जो है वो एक महत्वपूर्ण घटक भी है इसका, ठीक है। पाइरोक्सिन की बात करें तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एवं सिलिका इसमें शामिल होते हैं और पृथ्वी की भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पाइरोक्सिन से बना है। सामान्यतः यह उल्कापिंड में पाया जाता है। इसका रंग हरा अथवा काला होता है। अब हम देखते हैं एम्फीबॉल की बारे में। एम्फीबॉल के प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह, मैग्नीशियम है और इनसे पृथ्वी के भूपृष्ठ का 7% भाग निर्मित होता है। ये हरे एवं काले रंग का होता है तथा इसका उपयोग एस्बेस्टस के उद्योग में होता है। हॉर्नब्लेंड भी एम्फीबॉल का एक प्रकार है। माइका की बात करें तो इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लौह, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी की परपटी में इसका 4% अंश होता है। पृथ्वी की परपटी में इसका 4% अंश होता है। ये सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं, यानी कि माइका जो होता है वो 2 प्रकार की शैलों से हमें मिलता है, एक तो आग्नेय और एक रूपांतरित। विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग होता है। अब हम देखते हैं ओलिविन के बारे में। मैग्नीशियम, लौह, सिलिका ओलिविन के प्रमुख तत्व होते हैं। इनका उपयोग आभूषणों में होता है। यह सामान्यतः हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं और ये प्रायः बेसाल्टिक शैलों में पाए जाते हैं। इन प्रमुख खनिजों के अतिरिक्त शैलों में क्लोराइट, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट तथा बैराइट जैसे अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में उपस्थित होते हैं। धात्विक खनिज की बात करें तो इसमें धातु तत्व होते हैं तथा इनको 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक बहुमूल्य धातु, एक लौह धातु और तीसरा होते हैं अलोह धातु। बहुमूल्य धातु के अंतर्गत आते हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। लौह धातु में यानी कि जिसके अंदर लोहा पाया जाता है, जैसे लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लौह में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं। और अलोह में आते हैं उनमें ताम्र यानी कि तांबा, सीसा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम आदि धातु सम्मिलित होती हैं।
अधात्विक खनिज की बात करें तो इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। गंधक, फॉस्फोर तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज हैं, यानी कि जिसके अंतर्गत धातु का बिल्कुल भी गुण नहीं पाया जाता है, धातु के अंश उसके अंतर्गत नहीं पाए जाते, वो अधात्विक खनिज हैं, जिसमें से कि गंधक, फॉस्फोर, नाइट्रेट अधात्विक खनिज आते हैं। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है, यानी कि सीमेंट जो होता है उसके अंतर्गत अधात्विक खनिज जो होते हैं वो उसके अंतर्गत मिला करके सीमेंट का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं शैलों के बारे में। शैलें पृथ्वी की पर्वतीय शैलों से बनी है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं, जैसे ग्रेनाइट कठोर, शैल खड़ी नरम है। गैब्रो काला तथा क्वार्ट्ज दूध या श्वेत हो सकता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्डस्पर तथा क्वार्ट्ज हैं। शैलों एवं स्थलाकृतियों तथा शैलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। शैलों के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें कि हम 3 प्रकार को पढ़ते हैं। एक अग्नि शैल, एक अवसादी शैल और तीसरी होती है कायांतरित शैल। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं। पेट्रोलॉजी शैलों का विज्ञान है। पेट्रोलॉजी है जो है वो शैलों का विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैलों का विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करता है, जैसे खनिजों की संरचना कैसी है, उसकी बनावट, गठन, स्रोत, प्राप्ति स्थान, परिवर्तन और दूसरी शैलों के साथ उसका क्या संबंध है, इसके बारे में जो है वो पेट्रोशास्त्री पढ़ते हैं। ठीक है, जिनको उनकी अब हम देखते हैं कि जो शैल होती हैं उनको कितने प्रकारों में बांटा गया है, और ये जो वर्गीकरण है वो उनकी निर्माण पद्धति के आधार पर किया जाता है। आग्नेय शैल जो कि मैग्मा तथा लावा से घनीभूत होते हैं, इनके से बनती है। अवसादी शैल जो होती हैं वो बहिर्जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम है, यानी कि जो बाहर की जितनी प्रक्रिया होती है उनके द्वारा जो शैलों का निक्षेपण होता है, यानी कि निक्षेपण की जो एक प्रक्रिया होती है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके द्वारा होता है, यानी कि अवसाद के रूप में अवसादी शैल बनती है। कायांतरित शैल की बात करें तो उपस्थित शैलों में पुनर्क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित होती है, यानी कि फिर से दोबारा से क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो ये कायांतरित शैल है वो बन जाती हैं। अब हम देखते हैं इनके बारे में एकदम अच्छे से। आग्नेय शैल की बात करें तो चूँकि आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं लावा से होता है, यानी कि पृथ्वी जो है हमारी जब इसके अंदर से जो मैग्मा होता है वो निकलने लग जाता है, फिर अतः इसको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। मैग्मा के ठंडा होने पर, यानी कि जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो फिर इससे घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। लैटिन भाषा में इग्निस शब्द से बना है, जिसका इग्निस लैटिन शब्द के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं, जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो यह आग्नेय शैल कहलाता है। मतलब कि जब जो पृथ्वी से पहले मैग्मा निकलता है, फिर उसके बाद में क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी से मैग्मा निकलने के बाद जब वो पृथ्वी के ऊपर आकर के जम जाता है तो यानी कि ऊपर की परत पर, और फिर वो ठंडा हो जाता है, तो उससे क्या होता है वो आग्नेय शैल बन जाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की ये प्रक्रिया पृथ्वी की पर्वतीय या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय शैलों का जो वर्गीकरण है इनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इनकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता, यानी कि अचानक जो शीतलता हो जाती है उसके कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैल को बनने वाले कण मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पैगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखीय ब्रेशिया तथा टफ आग्नेय शैलों के कुछ उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं अवसादी शैलों के बारे में। अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है
व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनिक कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसके कारणवश बालुकाश्म शैल जैसे अवसादी शैल में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। एक तो यांत्रिक रूप से निर्मित होती है, कार्बनिक रूप से, रासायनिक रूप से। ये 3 प्रकार से जो है ये निर्मित होती हैं। यांत्रिक रूप से जो निर्मित होती हैं वो उदाहरण के लिए जो बालुकाश्म होता है, पिंडशिला, चूना प्रस्तर यानी कि चूना पत्थर, शैल और विमर्द आदि, ये सब जो हैं वो यांत्रिक रूप से जो है वो अवसादी शैल बनती हैं। और कार्बनिक रूप से जो अवसादी शैल बनती हैं उसका जो उदाहरण है वो है गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला आदि, ये सब कार्बनिक रूप से जो है वो अवसादी शैल बनती हैं। रासायनिक रूप से जो बनती हैं, रासायनिक रूप से निर्मित जो अवसादी शैल होती हैं उसका उदाहरण है सुरंग, प्रस्तरनीय पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट, पोटाश आदि। ये सब रासायनिक रूप से जितने भी निर्मित अवसादी शैलें होती हैं वो इसके उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं जो कायांतरित शैलें होती हैं उसके बारे में। कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, यानी कि मतलब कि अपने आप में परिवर्तन, स्वरूप, खुद का रूप। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। यह शैलें दाब, आयतन तथा तापमान पीवीटी में परिवर्तन के कारण निर्मित होती है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, यानी कि जब शैलें जो होती हैं वो विवर्तनिक प्रक्रिया के द्वारा जब नीचे की ओर खिसकना शुरू हो जाती हैं तब क्या होता है, या फिर जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठ या शैलों में के संपर्क में आ जाता है, यानी कि जब भूपृष्ठ जो है हमारी पृथ्वी का जो ऊपर का पृष्ठ है उससे जब उठता हुआ या फिर पिघला हुआ जो मैग्मा है वो भूपृष्ठ की जो शैलें हैं उसके संपर्क में जब आ जाता है, या फिर जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दबाव पड़ जाता है, यानी कि जब उसके ऊपर लगातार शैलें बनती जा रही हैं और उसके नीचे दबाव पड़ता जा रहा है, जो नीचे की शैलें हैं जब उन पर दबाव पड़ता जाता है तब ये क्या होता है, कायांतरित शैलों का निर्माण हो जाता है। कायांतरण होता है। और कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उसका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। उसमें कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। उसमें कायांतरण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण जो होते हैं उसमें शैलें गर्म होकर ऊपर आते हैं और मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं, यानी कि संपर्क कायांतरण के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो शैलें होती हैं वो पहले गर्म होती हैं, गर्म होकर के ऊपर आते हुए मैग्मा जो होता है ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में ये शैलें आ जाती हैं। जब शैलें इसके अंतर्गत आ जाती हैं तथा उच्च तापमान में शैलों के पदार्थों का जो है वो फिर से क्रिस्टलीकरण हो जाता है। अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण जो होता है उसमें उच्च तापमान, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर जब तापमान हो जाता है तथा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियाँ होती हैं, जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों
या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के व गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बेंडिंग कहते हैं। बेंडिंग जो होती है वो प्रदर्शित करने वाली शैलों को बेंडेड शैलें कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक शैलों पर ही भी कायांतरित शैलों के प्रकार निर्भर करते हैं। कायांतरित शैलें दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जाती हैं, एक पत्रित शैलें और एक होती हैं अपत्रित शैलें। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं आग्नेय शैल एक ही प्रकार, उसका एक ही खुद का रूप है, और जो अवसादी शैल है वो 3 प्रकार की हो गई, और कायांतरित शैल 2 प्रकार की हो गई, एक पत्रित शैल और एक अपत्रित शैल। पट्टी, ताशमीय, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित शैलों के उदाहरण हैं। शैली चक्र के बारे में अब हम जानते हैं, यानी कि जो शैलों का चक्र किस प्रकार चलता है अवसादी से, यानी कि जो आग्नेय शैल से अवसादी में, अवसादी से कायांतरित में, ये जो पूरा का पूरा चक्र है वो किस प्रकार से चलता है इसके बारे में जानते हैं। शैलें अपने मूल रूप से शैलें जो होती हैं वो अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत यानी कि लगातार प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नवीन रूप ले लेती हैं, यानी कि नया रूप इसके अंतर्गत वो ले लेती हैं, और यह जो प्रक्रिया है वो शैली चक्र कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो आग्नेय शैलें हैं यानी कि प्राथमिक शैलें हैं तथा अन्य अवसादी एवं कायांतरित शैलें इन प्राथमिक शैलों में से निर्मित होती है, और आग्नेय शैलों को कायांतरित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि जो आग्नेय शैलें होती हैं उसको कायांतरित शैल में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलों अपखंडों में परिवर्तित हो सकती है, यानी कि अवसादी जो शैल होती हैं अवसाद के रूप में वो बहुत सारे अपखंडों में परिवर्तित हो जाती है, तथा ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें जिसमें आग्नेय, कायांतरित और अवसादी आती हैं, ये प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि जो पृथ्वी के अंदर का भाग होता है उसके में नीचे की ओर जा सकती हैं, जिससे क्या होता है कि भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं, तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से जो है वो बार बार इनका चक्र जो चलता रहता है, जो आग्नेय शैलों के मूल स्रोत हैं। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया गया शैल चक्र के बारे में, बार बार ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अवसादी से वो जो आग्नेय शैल होती हैं उससे अवसाद के रूप में, और अवसादी से फिर कायांतरित के रूप में, फिर कायांतरित से मैग्मा के रूप में, फिर मैग्मा से फिर आग्नेय शैल के रूप में, आग्नेय से फिर जो है वो बार बार इसके रूप में, ये जो है वो इस तरीके से जो है वो चलती ही रहती हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, अब ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अपक्षय और अपर्दन के कारण होती है। ठीक है, यानी कि जब आग्नेय शैल का अपक्षय हो जाता है, इसका अपर्दन हो जाता है, तो इससे अवसादी शैल बन जाती है। अवसाद के रूप में जब ये हो जाती है तो इससे क्या होता है कि देखो आग्नेय शैल का जब क्या हुआ अपक्षय और अपर्दन हुआ तो इससे क्या हुआ अवसादी शैल बन गई। फिर उसके बाद अवसादी शैल को मतलब ये कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान ये कायांतरित शैल बन गई अवसादी शैल। ठीक है, और फिर ये जो कायांतरित शैल थी ये गलन की प्रक्रिया के द्वारा ये फिर से मैग्मा बन गई, और ये मैग्मा का जो है वो ये मैग्मा जो है वो फिर से आग्नेय शैलों के रूप में आ जाता है एक मिंटन के द्वारा। तो इस तरह से जो है ये बार बार ये पूरी प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है, और ये पूरी प्रक्रिया को ही शैली चक्र के रूप में जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।